अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी मेजर जनरल रजन कोचर साहब जो कि इंडिया से हमें जॉइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार आरजू जी एंड अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच सर। सर डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट आजकल बहुत यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कई जगह पर, जहाँ पे उन्होंने यूएन को कहा है कि सब कुछ पहले जैसा नहीं है और कई चीज़ों के ऊपर उन्होंने शायद पाकिस्तान की तरफ भी इशारा करने की कोशिश की है। क्या कहेंगे आप उनके स्टेटमेंट को लेकर? देखिए आरजू जी, जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और वो काफ़ी फॉरेन पॉलिसी के माहिर हैं। और ये स्टेटमेंट को आपको आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए कि ये कोई इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ये हम्म। बेसिकली एक क्वेश्चन मार्क है यूएन की रेलेवेंस के ऊपर। और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था और जो उस टाइम पे कंपोजिशन था और जो ज़रूरत थी वो एक पीस कीपिंग और एक पीस एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन की थी उस टाइम पे। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद ऐसा लगा कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लड़ाइयों को रुकवा सके, या अगर लड़ाइयाँ चल चुकी हैं तो उनको जल्दी ही उसको ख़त्म कर सके। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका यूनाइटेड नेशंस बना था। और उस टाइम पे जो सबसे 5 शक्तिशाली देश थे, जो वर्ल्ड वॉर टू में जिसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था और एक राइटफुल प्लेस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उनको दी गई, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना थे। अब जो मिनिस्टर जयशंकर बोलने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है 1945 के बाद, अगर आप अभी देखें 2025, 80 साल हो चुके हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स का नहीं आया है। और वो जो 5 देश उस टाइम पे P5 हम जिनको बोलते हैं, जो काउंसिल में थे, सिक्योरिटी काउंसिल में, उनको वीटो पावर्स भी हैं, उनको पूरी पावर्स दी गई हैं। और खास तौर पे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, और ये मिनिस्टर जयशंकर की स्टेटमेंट को ये और पुख्ता करता है, पिछले 2 साल में यूएन ने 10 बार वीटो पावर इस्तेमाल हुआ है और 5 बार यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, 3 बार रशिया ने किया है और 2 बार चाइना ने किया है। अब फ्रांस और यूके ने 1 बार भी नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एक आपको इंडिकेशन मिल रही है कि ये जो 5 पावर हैं, इनमें से 3 अपने आप को शक्तिशाली समझते और आज के कॉन्टेक्स्ट में हैं भी। और बाकी जो आपका फ्रांस और यूके है, ना तो उनकी आज की डेट में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है और ना ही उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो वो अपना वीटो पावर भी सोचते हैं कि अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो शायद लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क करेंगे, आप कौन होते वीटो करने के लिए, क्योंकि आपके पास तो ना तो मिलिट्री स्ट्रेंथ है ना तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, तो आपको क्वेश्चन किया जा सकता। तो मेरा ये इसको असेसमेंट यही है कि एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि कोई भी जो मुद्दा, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, देखिए अगर ये 5 कंट्रीज एक दूसरे के साथ अच्छे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखती होती तो शायद ये क्वेश्चन या प्रश्न चिन्ह नहीं आता यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। क्योंकि इन 5 देशों के कन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, इंटरेस्ट है। आपको अगर मैं उदाहरण दूं पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर, तो
अमेरिका ने पैलेस्टीनियन की मेंबरशिप को रोकने के लिए वीटो किया है, हाल ही में किया। और अगर मैं इसको इजराइल की बात करूं और हमास के एक्चुअली यूथ की, तो सबने वीटो किया है एक बार से ज्यादा। और यूक्रेन की लड़ाई की बात करूं तो वहां पर भी वीटो इस्तेमाल हुआ है। तो जब हम ये देखते हैं कि जब इनके इंटरेस्ट आपस में नहीं मिलते हैं, तो एक न्यूट्रल बॉडी हम मानते हैं यूनाइटेड नेशंस को। हम सब ये समझते हैं कि अगर हमारे बीच कोई भी युद्ध हुआ या डिफरेंसेस, अगर हम इसको इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ले लें, अगर हमारे डिफरेंसेस हम आपस में रिजॉल्व नहीं कर रहे तो हम कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान बार बार यूएन में कश्मीर का मुद्दा लेके आता है, बिकॉज पाकिस्तान भी समझता है कि शायद यूएन इसको रेजोल्यूशन देगा। तो इस प्रकार की जब हम एक बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी समझते हैं और वो परफॉर्म नहीं कर रही, और एक चीज और अगर आपको आश्चर्य होगा, ये जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं जी, आज की डेट में 61,300 ट्रुप्स हैं, जो यूएन पीस कीपिंग में 11 यूएन मिशन हैं आज की डेट में जो चल रहे हैं। और अगर आप इसमें देखें, इसमें अमेरिका की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फ्रांस की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ट्रुप्स की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की, 6,000 से ज्यादा ट्रुप्स है, पाकिस्तान के 4,000 ट्रुप्स है यूएन पीस कीपिंग मिशन में। तो इसका आप एक साफ आपके सामने एक लिटमस टेस्ट है कि जो देश आपके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीस कीपिंग में हिस्सा नहीं लेते, ट्रुप्स को अपने उस मात्रा में नहीं भेजते हैं। और अगर आप इनकी फंडिंग भी देखें, पीस कीपिंग इस मिशन के लिए जापान की फंडिंग 8.03 है और जर्मनी की 6.11 है, और यूके और फ्रांस की 5 पॉइंट कुछ परसेंटेज। का मतलब कि जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी फंडिंग भी पीस कीपिंग मिशन से दूसरे कंट्री से कम है। भारत इसमें तकरीबन इसको 1.2% कंट्रीब्यूट करता है। तो एक बहुत चीज साफ आ रही है, और जो जयशंकर जी भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस बॉडी को रेलेवेंट रखना चाहते हैं, देखिए इसके साथ साथ ये आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़ी हुई है, वो भी हिस्सा है, आपकी यूएन की सब्सिडरी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक्स है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है। तो जब हम ये उदाहरण अपने सामने अपना रखते हैं तो आई थिंक ये एक डिबेट का मुद्दा बनना चाहिए। और खुशी है मुझे कि आप अपने चैनल पे इसको लेके आए हैं, बिकॉज इससे व्यूअर्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को रखो या जर्मनी को रखो या जापान को रखो, जिसको भी रखना है वो आज एक पावर ऑफ रेलेवेंस होना चाहिए। अब जैसे ग्लोबल साउथ की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, सारे इसको यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ है एक चाइना को छोड़ के, तो और एशिया की भी कोई इसको रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जो लैटिन अमेरिका की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। ब्राजील एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है और ब्राजील की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसमें। आपका एशिया एक है, वेस्टर्न यूरोप की 3 कंट्रीज है और ईस्टर्न यूरोप की 1 कंट्री। इसका मतलब कि यूरोप हैवी एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जो 1945 के लिए सही था, बट 2025 के लिए सही नहीं है। और इसीलिए जब आपकी रियलिटीज बदली होती है, ग्राउंड आपकी रियलिटीज बदली होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि भारत एक
फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है अपने वर्ल्ड में, तो क्या आपको लगता नहीं है कि भारत की भी रिप्रेजेंटेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होनी चाहिए एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और ये अभी आने वाले वक्त में थर्ड लार्जेस्ट भी बन सकता है? तो जो भी ये डिसाइड करे वोटिंग से डिसाइड होगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको वर्ल्ड की कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है तो ये वीटो पावर निकालना पड़ेगा। एक मेजॉरिटी वोट से आप उसको वोट कीजिए। अगर आपके 5 मेंबर है आज सिक्योरिटी काउंसिल में, मेरी रिकमेंडेशन होगी आप इसको 10 मेंबर कीजिए या आप इसको 9 मेंबर कीजिए और फिर आप इसमें वोट कीजिए। आप इसको ऑड नंबर रखिए इसको मेंबरशिप को, कि अगर कोई भी कंटेंशन इशू हो तो आपको उसका नतीजा मिल सके। 9 मेंबर्स अगर आप रखें उसमें से 5 मेंबर्स अगर एक फॉर के अगेंस्ट वोट करते हैं, 4 अगेंस्ट के, तो आपको एक नतीजा आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वीटो काफी है। अगर चाइना को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चाइनो वीटो कर देता है। अमेरिका को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, अमेरिको वीटो कर देता है। तो आई थिंक दिस इज अनफेयर, आई थिंक। और इसके बारे में शायद हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, डेफिनेटली इस बारे में सोचना भी चाहिए और इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सर एक चीज जो पाकिस्तान में बहुत बात की जाती है वो भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आईएमएफ फॉर एग्जांपल आईएमएफ हमें जो लोन देना है उसको डिले कर देता है तो कहते हैं जी भारत ने करवा दिया। अगर हम एफएटीएफ में चले जाते हैं ग्रे लिस्ट में फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी कहा जाता है कि भारत ने करवा दिया। आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कि भारत या किसी भी दूसरी कंट्री की बात को सुनते हैं और खुद कोई किसी चीज को डबल चेक नहीं करते और इसलिए ऐसा होता है? देखिए, इसमें भारत का कोई रोल ही नहीं है, बिकॉज भारत के पास ऐसी कोई वीटो पावर नहीं है, भारत के पास ऐसी कोई इन्फ्लुएंसिंग पावर नहीं है। भारत भी एक 193 कंट्रीज अगर मेंबर है वर्ल्ड बैंक की और यूएन की, तो भारत भी उनमें से एक कंट्री है। भारत आपके आईएमएफ के लोन को अपोज जरूर कर सकता है। जब आपकी आईएमएफ की मीटिंग होती है तो भारत अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे सकता है वहां पे कि पाकिस्तान को लोन नहीं मिलना चाहिए, और उसके XYZ अपने रीजन अपना दे सकता है जरूर। कोई भी कंट्री बोल सकता है, उसको एक पावर है एक अपनी स्टेटमेंट देने की आपकी जब आईएमएफ की मीटिंग होती है। पर आईएमएफ की मीटिंग का जो फैसला होता है वो एक या दो कंट्रीज की ओपिनियन पे नहीं होता है। और ये एक प्रोटोकॉल है आईएमएफ का अपना इसको फंक्शनिंग का, और वो प्रोटोकॉल में कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री का लोन नहीं रोक सकता है और ना ही डिले कर सकता है। और अगर आप जिन लोगों ने यूएन में सर्व किया है या कोई फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट हैं, आप उनसे पूछिए और वो आपको एक सच आंसर देंगे कि इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। अब क्या होता है कि आपके देश में और हमारे देश में भी काफी हद तक जो मीडिया है जो इस प्रकार की न्यूज निकालता है, बेसिकली जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं उनका एजेंडाज होते हैं, और हर एक एजेंडा में आप देखेंगे भारत का नाम जरूर आएगा। और अगर आप पाकिस्तान मिलिट्री को भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि मैंने जनरल मुनीर की कोई भी स्पीच आज तक सुनी हो जिसमें या तो कश्मीर का जिक्र ना हो या भारत का जिक्र ना हो, बिकॉज दैट इज द वे दे कीप देमसेल्व्स रेलेवेंट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस भारत का और मैं आपके चैनल के थ्रू आपकी आवाम को भी बताना चाहूंगा कि भारत का कोई रोल नहीं है आईएमएफ में आपका लोन रोकने के लिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एफएटीएफ में भी भारत का कोई रोल नहीं है, और एफएटीएफ के पास अगर कुछ एविडेंसेस होती हैं और पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया था तो उसमें काफी यू पॉइंट्स थे, यू ऑब्जर्वेशंस थी, और they were based on facts and evidences,
जो FATF को प्रोवाइड की गई थी, और उसको FATF ने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, एनालाइज किया, तो वो एक सच्चाई थी, इसलिए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया, और फिर पाकिस्तान को निकाला भी गया जब पाकिस्तान ने जस्टिफाई कर दिया FATF में कि ये जितनी ऑब्जर्वेशंस है हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है, अब हम जो इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज और टेरर फंडिंग हम नहीं कर रहे हैं। और FATF ने जब अपने आप को कन्विंस समझा तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। वो दूसरी बात है कि ग्राउंड रियलिटीज आज भी अलग हैं, और पाकिस्तान में टेररिज्म आप जानते हैं कि आपके अगेंस्ट भी हो रहा है, और आप भी अफगानिस्तान को बार बार एक्चुअली बोल रहे हैं कि आप अपने टेरर कैंप्स को उसको मत रखिए, आप TTP को पनाह उसको मत दीजिए। भारत भी पाकिस्तान को ये चीज बार बार एक्चुअली बोलता रहता है। आज पाकिस्तान अपना खुद फेस कर रहा है ये प्रॉब्लम, और मैं काफी आपके प्रोग्राम्स देखता रहता हूं जिसमें अफगानिस्तान के ऊपर डिस्कशन होता है, एंड इट इज एक्चुअली एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस की भी काफी कैजुअलिटीज हो रही हैं। पिछले एक साल में 400 से ज्यादा आपकी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि टेररिज्म इज नेवर गुड और बैड, टेररिज्म ओनली वन एंड इट इज बैड। और कोई भी देश जो एक सेंसिबल हो और एक शांति की तरफ आगे एक्चुअली बढ़ना अपना चाहता है, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी टेररिज्म का बढ़ावा दे रहा है उसको वहीं पे खत्म करना चाहिए उसको। लेकिन सर अब हमारे ये बात भी की जाती है कि जी जो आपने टेररिज्म की बात की, अफगानिस्तान की बात की, उससे उसी से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जी बहुत थोड़े से लोग हैं, 15,000 लोग हैं। हमारे यहाँ तो कुछ मिनिस्टर उठ के ये भी कह देते हैं ये कैसे चुप की मार है, इस किस्म की चीजें भी बोली जाती हैं। सर ये TTP को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि अफगानिस्तान के मुकाबले में या TTP के मुकाबले में फौज की तादाद तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, तो इनसे क्यों ये लोग कंट्रोल नहीं हो रहे? देखिए, एज अ मिलिट्री एनालिस्ट अगर मैं इस प्रॉब्लम को आपको इसको एनालाइज करूं, आपके यहाँ पे भी आपके मिलिट्री एनालिस्ट हैं उसको एनालाइज कर रहे होंगे, पर जो इसको मेरी एक्चुअली रीडिंग है, पहली रीडिंग है कि इनको एक अफगानिस्तान का सपोर्ट है, उसमें एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है मुझे। चाहे अफगानिस्तान बोले कि हम उसको सपोर्ट नहीं करते, पर कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट उसको मिल रहा है। जिस टाइप के उसके पास हथियार हैं वो अमेरिकन आपके हथियार हैं, आपके जो M8 और M4 और M16 आपकी कार्बाइन्स और आपके असॉल्ट राइफल्स, और ये हथियार अमेरिकन अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। तो उनके TTP के हाथ कहां से लगे हैं अब आप ये पता लगा सकते हैं, और ये आपको साफ हो जाएगा कि कहां से इनको हथियार मिले हैं। दूसरा, इनके पास जैवलिन एंटी टैंक वेपन है जो भी अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ के चले गए थे। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही वेल ट्रेन्ड है, और ये पश्तून है, और पश्तून पाकिस्तान में आपके जो खैबर पख्तूनवा है उस वहीं के हैं, लोकल्स हैं ये, और इनको इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है। पता चल जाता है कि पाकिस्तान का एक कॉन्वॉय इस टाइम पे मूव करेगा, इस रोड पे मूव करेगा, और ये इतनी उसमें गाड़ियां होंगी, क्योंकि ये जो जितने भी आपकी लोकल्स हैं वहां पे वही उनको इंटेलिजेंस देते हैं। और इसलिए हमने देखा कि ID ब्लास्ट भी होते हैं, स्नाइपर अटैक भी होता है पाकिस्तान के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की जो फौज है
कोई भी जो एक फौज होती है वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए ट्रेन होती है ज्यादा। गुरिल्ला वॉरफेयर एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होता है, और वो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन फौज का हर एक जो आपकी टुकड़ी होती है फौज की, वो उसमें ट्रेन नहीं होती है। अब जैसे अगर आपकी 12 कोर और 11 कोर आपकी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, और उसमें आप देखेंगे पंजाब रेजिमेंट भी है, सिंध रेजिमेंट भी है, बलोच रेजिमेंट भी है, तो और जो इसमें ट्रुप्स हैं वो यहाँ के लोकल नहीं है। तो एक लोकल टेरेन में एक सन्स ऑफ द सॉइल कल के एक मिलिट्री में एक थ्योरी, हम इस हमारी फौज में भी लद्दाख स्काउट्स हैं, गढ़वाल स्काउट्स हैं, तो वो सन्स ऑफ द सॉइल की थ्योरी होती है कि जो लोग गढ़वाल में रहते हैं हम उन्हीं को भर्ती करते हैं, और उससे एक स्ट्रेंथ मिलती है उस इन्फेंट्री यूनिट को, गढ़वाल स्काउट्स को, बिकॉज वो लोग उस एरिया को बेहतर जानते हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो टेरेन का हिसाब है, जिस तरीके से टीटीपी ऑपरेट करती है, वो टेरेन को अच्छी तरीके से जानती है, लोकल सपोर्ट है उनका लोगों के इसको लोगों से उनको हेल्प मिलती है, इंटेलिजेंस मिलती है, पाकिस्तान आर्मी की इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो ये अपना एयर पावर इस्तेमाल कर रही है, बिकॉज पाकिस्तान की फौज को लगता है कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशंस करेगी तो वहां पे कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, और वो कैजुअलिटीज को कम करने के लिए पाकिस्तान की फौज एयर अटैक्स करती है। और उस एयर अटैक्स में क्या होता है कि आपको हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, और सिविलियंस भी मारे जाते हैं, बच्चे भी मारे जाते हैं, और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की कुछ क्रिकेटर्स भी मारे गए हैं। तो उससे क्या होता है कि एक बैकलैश, एक इसको नफरत और आगे बढ़ती है। और इसको मुझे ये लगता है कि इसीलिए आपने जब काबुल के ऊपर अटैक किया, वो एक रेड लाइन था उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए, बिकॉज वो इस बात को सहन नहीं कर पाए कि आपने उनके कैपिटल के ऊपर अटैक किया। इसके बाद आपने देखा कि एक बहुत ही आपका इमीडिएट काउंटर अटैक हुआ था, जिसमें आई थिंक 23 बोला जाता है पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए थे, अफगानिस्तान की तरफ से 58 की फिगर आई थी। और उसके बाद ये चीज एस्केलेट हुई। दूसरी इसको प्रॉब्लम इसको ये भी आ रही है, देखिए आपने इनके रेफ्यूजीज अपने पास रखे हुए हैं, और एक साल पहले आपने 1 लाख रेफ्यूजीज आपने अफगानिस्तान में वापस किए थे, और अब भी आप इसको फोर्स कर रहे हैं इन रेफ्यूजीज को वापस जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस मसले का जो सोल्यूशन है वो मिलिट्री के पास नहीं है, पॉलिटिकल सोल्यूशन है इस मसले का। और जब तक आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हाँ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत नहीं होगी, ये आपकी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं होगी। ऑफ कोर्स डुरैंड लाइन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपने उसको भी देखना है, क्योंकि अंग्रेजों ने लाइन तो बना दी, पर अंग्रेजों ने ये नहीं देखा कि लाइन के इस पार और उस पार कौन रह रहे हैं। अगर एक ही ट्राइब, एक ही लोग, एक ही भाई बहन को आप अलग कर रहे हो लाइन बना के, तो बाद में आप उस देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज बाद में अभी अफगानिस्तान बोलेगा हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, अफगानिस्तान बोलेगा कि खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा एरिया है, इसको पाकिस्तान बोलेगा ये आपका नहीं एरिया, ये हमारा है, और फिर ये विवाद आगे बढ़ता है। तो इसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी का जो इसको काउंटर इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एक तो ट्रेनिंग का जिसको मैंने बताया, दूसरा एक मोराल भी बहुत फैक्टर है। अब आप इसको देखिए, इनमें एक सुसाइड स्क्वाड भी होता है, और उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, पर एक फौजी को अपनी जान की परवाह होती है, डजंट वांट टू लूज हिज लाइफ। तो जब आप एक ऐसी मोटिवेटेड फोर्स के साथ अपोजिंग आप करते हो या कॉन्फ्लिक्ट अपना करते हो, तो ऑब्वियसली जो एक मोटिवेटेड फोर्स है जो अपनी लाइफ की अपनी अहमियत नहीं रखती है, तो वो कुछ भी कर सकती है।
कोई भी रिस्क उठा सकती है जी, और आप अपना कैलकुलेटेड रिस्क ही उठा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो टीटीपी है वो ज्यादा अपना कामयाब हो रही है। बिल्कुल ऐसे है सर, लेकिन बहरहाल इनको रोकना होगा, इसलिए कि ये अब चीज जो है, ये अटैक्स जो है ये बढ़ते चले जा रहे हैं और उससे ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज का ही नुकसान हो रहा है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया थैंक यू, सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। और थैंक यू सर, फिर मिलते हैं अस्सलाम सर। वालेकुम। थैंक यू। Be सर, obvious. Bye. थैंक यू।